बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई 2 साल पहले आज के रोज इलेक्शंस हुए थे जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को 2018 में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई थी। फॉर्म 45 गायब हुए। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी जिसकी सरबराही परवेज खटक कर रहे थे, इमरान खान ने खुद ये सब बात की ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि एक कमेटी बना देते हैं और तहकीकात की जाएंगी। वो तहकीकात कहां तक पहुंची हुकूमत तो नहीं बताती, लेकिन एज सच ऑपोजिशन की उसमें किस कदर इंटरेस्ट है या थी ये भी नजर नहीं आ रहा। इस सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने भी मुलाकात की। जराए का बताना है कि बिलावल ने मुलाकात में सरदार अख्तर मैंगल से एपीसी में शमूलियत के हवाले से बातचीत की है जिसमें हुकूमत के खिलाफ लायामल तय किया जाएगा। ताहम अब तक ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती कि ऑपोजिशन में हुकूमत मुखालिफ पॉलिसी पर कोई इत्तेहाद पैदा हुआ हो। अभी तक दोनों पार्टीज के जो लीडरान हैं वो ये जरूर कहते हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, ये हुकूमत नासूर बन चुकी है, लेकिन दोनों पार्टीज हुकूमत को घर भेजने से मुताल्लिक कोई प्लान, कोई हिकमत अमली बताने से कासिर हैं। अब यह कहा जा रहा है कि एपीसी में तय किया जाएगा, मगर सवाल यहां यह है कि नून लीग नया इलेक्शन चाहती है और पीपल्स पार्टी इसी असेंबली में से कोई नया वजीर आजम चाहती है। दोनों पार्टीज में से कोई भी ये नहीं बता पा रही कि कोरोना के दिनों में इलेक्शंस कैसे होंगे, कुजा कोई एहतजाजी या मुजाहमती मुहिम चलाई जाए। बिलावल साहब ने आज ये बात जरूर की कि अगर आज कोरोना ना होता तो हम सड़कों पर होते, यौम स्याह मना रहे होते, इस हुकूमत के खिलाफ हम एक मुहिम चलाते। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं, इन सब मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका आप आता जाऊँ। बैरिस्टर आमिर साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। हमारे साथ सेनेटर मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उनका भी बहुत शुक्रिया। जब वो प्रोग्राम में अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो एक बात ये बताइएगा कि जो आज मुलाकात हुई है बिलावल साहब की सरदार अख्तर मैंगल साहब से एपीसी के हवाले से, ये एपीसी बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं। जिस वक्त मौलाना कंटेनर पे थे, बड़ा नादिर मौका था, मौलाना खुद कहते गए कि मैं इनको कहता रहा और उन्होंने मिस कर दिया, और अब दोबारा एपीसी बुलाई जा रही है जो कि जिसमें नज़र नहीं आ रहा कि तमाम पार्टीज उतनी दिलजमई के साथ हिस्सा लेने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल से तमाम जमातें हिस्सा लेना चाह रही हैं, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन की बीमारी की वजह से पीएमएलएन जब तक एक्टिव नहीं होगी, मियाँ साहब एक्टिव नहीं होंगे, आपको पता है तमाम अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह के मजबूत नज़र आना चाहिए। तो हमें भी इंतज़ार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को आपको पता है कि चंद दिन पहले एक डेलीगेशन पीएमएलएन का उनके सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में वहाँ पे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए बिलावल हाउस लाहौर में आया था और उन्होंने बताया था कि जल्दी होगी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ईद के फ़ौरन बाद ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बजट से पहले होती और हम बजट को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से चैलेंज करते विद इन पार्लियामेंट। लेकिन बहरहाल अब भी इंशाल्लाह जब होंगे तो अच्छा होगा। लेकिन जो आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंटेनर की बात की, देखिए बाजवा साहब, हमने पहले भी कहा था पीपल्स पार्टी ने कि हम इस तरह से हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते कि चंद हज़ार लोग इकट्ठे हों और हुकूमत का खात्मा करें। एक सियासी तहरीक चलती है, सियासी तहरीक के ज़रिए हुकूमत को एक्सपोज किया जाता है और वो हम करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन आपके सामने जो हुकूमत खुद गिर रही हो, जिस हुकूमत का कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा करतूत है कि इसका बाकी रहने का कोई जवाज़ हो। पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, कोई एक नुक्ता मुझे बता दें कि इस हुकूमत को कायम रहने का कोई जवाज़ है। तो ये हुकूमत खुद से बहुत कमज़ोर है। आज मैंगल साहब तशरीफ लाए, आप ये कह रहे हैं कि अपने बोझ से खुद गिरे, आप गिराने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और मुल्क जितना बकौल आपके जितना नीचे जाता जाए उतना बेहतर है, चला जाए और कोई मसला नहीं। ये जमहूरी तरीकाकार तो ये होता है, मुल्क का तो नीचे जाना ना जाना। कारा साहब ने एक और जमहूरी तरीकाकार दिया है, उन्होंने तो कहा इसी असेंबली के अंदर से नया प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। नून लीग नहीं मानती उस पर, ये नहीं हम कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उस पर तो अभी बात होगी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो आज के दिन 25 जुलाई को जो सिलेक्शन हुई थी और जो सिलेक्टर्स थे, जिस तरह क्या उन्होंने भी सोचा है, वो भी करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। क्या अभी भी वो इन्हें उसी तरह इन सिलेक्टेड पिग्मीज को उसी तरह नर्चर करते रहेंगे,
इन्हें उसी तरह परवान चढ़ाते रहेंगे, बैरिस्टर इनके साहब, उसी तरह सरपरस्ती फरमाते रहेंगे? बाकी ये सवाल है। गेस्ट्स ने ज्वाइन कर लिया है। एक सवाल जरूर मैं यहां पर रख के जाऊंगा, वो मैं आके दोबारा आता कि जब तक सिलेक्शन साबित ना हो जाए तब तक सिलेक्टर कहना क्या जायज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कहते हैं कि जब तक करप्शन साबित ना हो जाए क्या करप्ट कहना जायज है। हमारे साथ सेनेटर शाहीन खालिद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। काजी अहमद अकबर साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके भी वक्त का। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये जो एपीसी होने जा रही है, आप दोनों पार्टीज जो ऑपोजिशन की बड़ी पार्टीज हैं, सेम पेज पे बिल्कुल भी नहीं है। बिलावल साहब नए इलेक्शंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अभी सिर्फ कोरोना का मामला है, हम जा सकते हैं नए इलेक्शन की तरफ, और फिर बाद में ये कहा गया कि इसी असेंबली में से एक नई हुकूमत बन सकती है। लेकिन आपकी पार्टी, आप लोग कहते हैं कि ये अपने जोर से गिर जाए ये हुकूमत और उसके बाद नए इलेक्शन हो, तो वो आपको काबिल कबूल है, यानी कि यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज सर। तो फिर फायदा क्या होगा एपीसी का? ये है कि मुस्लिम लीग नून का खास तौर पे और अमूमी तौर पे पीपल्स पार्टी का भी, बल्कि पूरी अपोजिशन का ये ईमान है कि हमें कोई गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को गिराना या उतारना मकसूद है नहीं। अगर ये मकसूद हो तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है इस गवर्नमेंट को गिराने का, क्योंकि इस गवर्नमेंट में तो कोई रिट ही नहीं है, कोई ताकत ही कोई नहीं है। पूरी की पूरी गैर जमहूरी अमल है क्या? सॉरी जी, क्या कहा आपने? एहतजाज करना, मुजाहमती मुहिम चलाना, ये गैर जमहूरी अमल है? नहीं, ये गैर जरूरी बिल्कुल नहीं है, और एहतजाज की हद तक हम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इनको एक्सपोज करना है, और उसके बाद जो हालात इस वक्त पूरे आ गए हैं पूरे मुल्क में, तो वो ये सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, तो पूरी कौम ने उनको, इस गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया है। पूरी गवर्नमेंट ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आप देखते नहीं रोजाना, आफ्टर ऑल आप मीडिया में हैं और तो इतने चैनल्स हैं, हर चैनल के ऊपर जब लोगों के इंटरव्यूज दिए जाते हैं, आम पब्लिक से जो लोग बात करके, तो उनके मैसेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के बारे में दिए जाते हैं, उनसे साफ वाज़ेह है कि गवर्नमेंट की रेट नहीं है और ना गवर्नमेंट की कोई लाइकिंग रह गई है। एक तो ये बात तय है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप गिराते क्यों नहीं है सर? हम गिराने का गिराना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम उनको पूरी तरह एक्सपोज करें, और एक्सपोज करने में जो जो कानूनी तौर पर हम इकदाम कर सकते हैं। सर वर्ड्स हैं आपकी पार्टी के लीडर्स के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के, और बड़ा हार्श वर्ड है, नासूर बन चुकी है ये हुकूमत, अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। और इस सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना मकसूद नहीं है, आपकी राय में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि नासूर बन चुकी है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर मेरी जाती राय तो ये है कि हमें यकीन है कि ये गवर्नमेंट लाई गई थी। आपने अभी बात की कि सिलेक्टेड प्रूव ना हो तो क्या उनको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहना चाहिए? सर प्रूफ तो खैर शायद नहीं सर, वो जो कमेटी बनी, मुझे फिर चले इस बात पे आ जाते हैं ना, वो जो कमेटी बनी और हुकूमत ने ऑफर की, उसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हैं, हुकूमत के मेंबर्स भी हैं। आप अगर ये कहें कि जी उसका इजलास कन्वीन नहीं किया गया, कितनी दफा ऑपोजिशन के लीडर्स ने आकर इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बता दिया हो कि हमने इतनी दफा रिक्वेस्ट की, हमने इतनी दफा कहा और इजलास नहीं बुलाया जा रहा उस कमेटी का? मुझे बता दें आप एक दफा। I'm sorry, किस कमेटी की बात कर रहे हैं? वो कमेटी जो इलेक्शन धांधली की को प्रोब करने के लिए बनाई गई थी। सर मेरी बात सुनिए, अब देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें, इस मुल्क के अंदर इतनी इवेंट्स हो रही हैं। एवरी डे वी हैव अ न्यू केस, एवरी डे वी हैव न्यू रीजन टू टॉक अबाउट दिस गवर्नमेंट। अब इतने बड़े बड़े बातें उन्होंने की जिनसे हम ये साबित भी कर सकते थे ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल है। इसका कोई, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं सर, जो बिलावल साहब ने बात की है सिलेक्शन के हवाले से। मैं दोबारा आपके पास इस मौजूद पे आपसे दोबारा कमेंट लेता हूं। काजी अहमद अकबर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमा दीजिएगा सर, जो आज सिलेक्शन की वो सारी बातें हो रही हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ये पहले प्रूव हो जाना चाहिए कि वो अगर उस कमेटी की फाइंडिंग्स में ये आता है कि कहीं से इम्पोज हुई है गवर्नमेंट। बहरहाल एनीवेज, आपकी पार्टी का किरदार क्या है? मतलब आप लोगों ने तो खुद पेशकश की, वजीर आजम इमरान खान ने खुद पेशकश की कि हम कमेटी बना देते हैं, हम प्रोब कर देते हैं, हम आपकी तरह नहीं है कि हमें धरना देना पड़े, आप लोगों को धरना देना पड़े। तो वो जो कमेटी बनाई गई, ऑपोजिशन कहती है कि उसके इजलास नहीं बुलाए जाते, कन्वीन नहीं किया जाता उसकी मीटिंग्स, पार्टीज की, उस कमेटी की, ये क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए, और नहायत नामसाइब हालात में जिस अंदाज़ में ये मुल्क हमें दिया गया, जो इसकी इकनॉमिक सिचुएशन थी, जो इसकी
सोशल कंडीशन थी, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में हम इसको स्टीयर करते हुए और उन तमाम क्राइसिस से निकलते हुए वो मुल्क जिसके 4.5 अरब रुपए का टोटल रह गए थे उसको हम उठा के 18.5 अरब पे ले गए, वो मुल्क जहाँ पे 20 अरब रुपए का करंट। चलें काजी साहब, खैर मुबारक। मेरे सवाल की तरफ आ जाए ना जरा। मैं तो आपसे पूछ रहा था कि वो तो वैलिडिटी को वहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन जो है उसके हवाले से जो कमेटी बनी थी वैलिडिटी काम क्यों नहीं हो रहा? सब किस बात पे वैलिडिटी की चैलेंज कर रहे हैं? उसी नाम पे जिसपे इमरान खान साहब कर रहे थे, करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसी पे जिसपे इमरान खान साहब कर रहे थे, जिसपे उन्होंने धरना दे दिया प्राइम मिनिस्टर, तो वो ऑफर करते हैं, वो पूरी ऑपोजिशन को ऑफर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जी आप बनाएं जिस लेवल पे कमेटी बनाना चाहते हैं और आप साबित करें जो काम हमें धरने दे के करवाना पड़ा आप उसको साबित करें। वो कमेटी वहां पे मौजूद है। अच्छा। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी है उसमें देख लें कि इन दोनों जमातों की सीरियसनेस क्या है, उसके ऊपर क्या अभी तक इन्होंने एक्टिविटी की। मैं इलेक्शन धांधली कमेटी की बात कर रहा हूं, इलेक्शन धांधली कमेटी की बात कर रहा हूं, उसकी कितनी मीटिंग्स अब तक बुलाई गई हैं, कितने इजलास कन्वीन हुए हैं, उसकी रिक्वेजिशंस जाती हैं, ऑपोजिशन कहती है वो रद्द कर दी जाती हैं। बैरिस्टर साहब, कहरे दरवेश एक तरफ सेलेक्टेड, फिर कहना कि तुम तो एनआरओ दे ही नहीं सकते, फिर 6-7 एनआरओ गिनवा देना, ये इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस अपनी बात में बिलावल साहब की। नहीं, जो बात की है एनआरओ उन्होंने कही, एनआरओ का आगाज़ इनका होता है कि इमरान खान ने पहले जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर एनआरओ लिया, एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए फ़ायदा उठाया और ये जो बनी गाला का घर है ये उसी का नतीजा है। उसके बाद लीमा खान से शुरू होना वाला एनआरओ आज तक जारी है। हम क्या कहें, ये तरीन सब क्यों बाहर बैठे हैं? इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, 300 अरब की करप्शन साबित हुई। जो है ना वो आप ये कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम कोई डिक्टेटर लेके आया था और वो आउट ऑफ पार्लियामेंट आई थी? मुझे सिर्फ आप ये बताएं। नहीं, पार्लियामेंट के थ्रू आई थी? नहीं, एक्ट आया था, मेरी बात तो सुने ना। हो गया खान साहब, वो वाला जो एनआरओ था जिसका कॉन्डोलेज़ा राइस ने अपनी बुक में जिक्र किया, वो एनआरओ और चीज थी ना। हाँ, तो हमारा तो एनआरओ वापस हो गया ना यार, वो सुप्रीम कोर्ट ने फेस किए ना, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। हमने तो नहीं, ऐसे ना करें। आसिफ अली जरदारी साहब के सारे केस उन्होंने मेरा सवाल वहीं पर रह गया, मैं वहां पे जा ही नहीं रहा। आपने बात की ना कॉन्डोलेज़ा राइस की, तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखें, ये जिस एनआरओ की बात करते हैं, ये मुहावरत एनआरओ की बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये तो माफ कर ही नहीं सकते, ही कैन नॉट पार्डन, ही डज नॉट हैव द पावर, इनके पास ताकत नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं ये सिलेक्टेड है, फिर कहते हैं कि इन्होंने एनआरओ दे भी दिए। तो ये किस तरह की बात है? कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप को। सिलेक्टेड आपको हम पे तो बड़ा इतराज रहा 2 साल से, जब से बिलावल साहब ने सिलेक्टेड कहा पार्लियामेंट में, इसे एक्सपंज किया, पाबंदी लगा दी, सिलेक्टेड पे चिढ़ती है पूरी हुकूमत। अब ये 3 दिन पहले जस्टिस बाकर ने बता दिया कि नैब को इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि बोनों को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें नर्चर किया जाता है और कदावर लीडरशिप को नैब के जरिए फंसाया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, उसके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जाते हैं, उसकी साख को नुकसान पहुंचाया जाता है और ये सिलेक्टेड बोनों को ऊपर ला के इक्तदार पे बिठा दिया जाता है। अब मुझे बताएं कि अभी आपको साबित होना है। ये सिर्फ 2018 में शुरू हुआ है कि इससे पहले भी होता था? पहले भी होता रहा और हमारे खिलाफ होता रहा जनाब। आपकी पार्टी के दौर में आपको देखे ना, आप जैसे हमारे दोस्त बड़ा सवाल करते थे कि इलेक्शन कैसे हो गए, 90 वाले धांधली। 2013 में भी यही हुआ था, आपके कहने का मतलब ये। अब सुना, एक क्वेश्चन का जवाब ले लें फिर सेकंड कर लें। 90 में भी यही सवाल होता था, क्या आईएसआई ने पैसे नहीं बांटे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। क्या धांधली नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 1997 के इलेक्शन हुए, उसके बाद 2013 का तो इन्होंने कौन से साबित कर दिए थे इमरान खान साहब ने धांधली है, और असेंबली पे लानते भेजते थे कि बैठ के। अब तो इनसे ज्यादा वोट, इमरान खान साहब की तो 20-25 सीटें थी और उसी पे शोर मचाया हुआ था। अब इनसे करोड़ों मतलब लाखों वोट ज्यादा लेने वाली जमातें कहती हैं कि धांधली हुई है, इनके इत्तेहादी क्यू लीग वाले कहते हैं धांधली हुई है, इनके इत्तेहादी एमक्यूएम वाले कहते हैं धांधली हुई है। आपकी पार्टी ने इनके सारे लोग जी 2013 में आपकी पार्टी ने भी कहा था कि धांधली हुई है, तमाम जमातों ने कहा था धांधली हुई है सिवाय नून लीग के। तो वो जो जीतता है वो तो नहीं कहता कि धांधली हुई है, हमेशा से एक यही रिवाज चला आ रहा है, जो हार जाता है वो सारे कहते हैं धांधली हुई है। साहब, इसका तरीकाकार तो ये है ना कि अच्छे इलेक्शंस हो पाकिस्तान के अंदर, यही तो कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान साहब कहते थे रिफॉर्म्स लेके आनी। आप हमें हर बात पे पूछते हैं रिफॉर्म्स में, काजी साहब से पूछते हैं अभी। नहीं, एक सेकंड, मैं या सेनेटर साहब की जमात रिफॉर्म्स नहीं ला सकती? नहीं, बिल्कुल ला सकती है। कितने ये सीरियस है? बिल्कुल ला सकते हैं। नहीं ला सकते, बिल्कुल ऐसे ला सकते हैं। मेरी अर्ज सुन लीजिए, आप क्यों नहीं ला सकते? जो कमेटी बनी हुई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, क्या आपकी पार्टी के मेंबरान उसके हिस्सा नहीं है? अरे भाई, नॉन सीरियस तरीके से चलाया जा रहा है उसे। इमरान खान ऐसे अगर अपोजिशन रिफॉर्म्स ला सकती तो इमरान खान पीएमएलएन के दौर में रिफॉर्म्स ले आए होते इलेक्शंस में।
वो रोते क्यों थे बाहर, सड़कों में क्यों धरने देते थे? ऑपोजिशन नहीं रिफॉर्म्स लाती, इनके पास मेजॉरिटी है, इन्होंने ही कानून साजी को मुतारिफ करवाना है। कानून रिफॉर्म्स दोनों मिलके लाते होते हैं, ये नहीं होता सर। अच्छा मेरी बात सुनने, रिफॉर्म्स अक्सरियत से आती हैं, जी ठीक है, जिसके पास अक्सरियत होगी वो रिफॉर्म्स लाएगा। हमारा तो ये हालात है, वही बनाएंगे ना। पहले कमेटी में नहीं बनेगा नहीं भाई, इंट्रोड्यूस बिल। अब मेरी बात सुनने, लेजिस्लेशन कैसी होती है, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट मेंबर, लेकिन हमारे तो किसी बिल को ये एक्सेप्ट नहीं करते, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो मेरी बात पूरी सुन लेना, एक पॉइंट मुझे बिल्ड करने दे प्लीज सर। एक जो होगा ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी बिल, फिर कमेटी के पास आएगा, उसमें फिर सारे राय देंगे और फिर दोबारा वो बिल पेश होता है, और अगर पास हो या ना पास हो, ये बात है। इसलिए मेरी बात सुने, बात ये है कि गवर्नमेंट्स कानून साजियां करती हैं, अक्सरियतें कानून साजियां करती हैं। हमारे पास अक्सरियत थी ना, हमने 18वीं तरमीम करके दिखाई। आप हमें कहते हैं ना आपके पास, भाई हमारे पास तो सेनेट में अक्सरियत थी, इन्होंने लोग खरीद के, जमीर खरीद के और एम्पायरों के जरिए इन्होंने सेनेट के इलेक्शन के अंदर अक्सरियत के साथ लेजिस्लेशन होती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या अगर एक नया कानून बनाना है, उसका जो ड्राफ्ट बनना है वो उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में नहीं बनेगा क्या? बड़ी पेश की है भैया, हमने तो बड़ी आज की पेश कर रहे हैं, आज भी हम सीरियस हैं। 2 साल के बाद आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो सारी बातें लेके बैठे हैं, सारी चीजों पे एतराजात उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, पार्लियामेंट्री कमेटी नॉन फंक्शनल। मुझे बात, अब आखिरी बात करने दे, किधर है वो प्राइम मिनिस्टर जो धांधली के ऊपर 5 साल सड़कों पे फिर रहा था? 2 सालों में उसने कोई इस पे बात की है क्या रिफॉर्म से? आप आज देखे ना, हमारी हुकूमत तो अकबर साहब का सवाल हमसे कि भाई जवाब दे, इनकी हुकूमत फिर आपका सवाल हमसे कि हम ही जवाब दें। अरे भाई ये किस चीज की है? नहीं, हमसे नहीं, हम तो इस वक्त सवाल उठाएंगे आपके साथ मिलकर, हमसे सवाल ना उठाएं, हम तो सवाल उठाने वालों में से हैं, जवाब ये देंगे भाई। सेनेटर साहब मेरी बात सुने, जो आपकी जो कांग्रेस है, जो आपकी नेशनल असेंबली है, कांग्रेस मैंने इस वजह से कह दिया कि मतलब इक्विवेलेंट है उसके, वो तो एक इन मोशन है और वो लोगों को के डिस्प्ले के लिए, असल में जो वर्किंग है वो तो कमेटीज के अंदर होती है। कमेटीज के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ऑपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं गैर फाल है, ये हुकूमत सीरियस नहीं है, ठीक हो गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, जिसने नजर रखनी है कि कहां पर कौन सा पैसा खर्च किया जा रहा है, वो गैर फाल पड़ा हुआ है सर। आपका इसमें फिर क्या बार आपकी जमात पर नहीं आता? पहले शहबाज शरीफ साहब ने लड़कर वो लिया, फिर उसके बाद राना तनवीर साहब के पास चला गया, कितनी मीटिंग्स हुई हैं उसकी अब तक एज वी स्पीक? बता दीजिए बाजू साहब, why would you talk about public account committee only? Because we were talking about the parliament and its working, sir. 40-50 work कैसे कर रही है? And they're all very important. आप देखिए ये कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, उनमें कश्मीर का मसला है, उसमें इकोनॉमी है, उनमें ह्यूमन राइट्स हैं, पार्लियामेंट की वर्क की बात हो रही है ना, इस वजह से ये जो कमेटीज हैं, ये दे आर सपोज्ड टू बी वेरी एक्टिव, और उनके अंदर अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट की जो हाजिरी है कमेटीज के अंदर भी, वो इतनी नेग्लिजिबल है, क्या उनसे पता चलता है कि उनका इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स लेजिस्लेशन। आप देख लीजिए, तो ठीक है। तो फिर जहां के इनको कोऑपरेशन करनी चाहिए। अभी देखिए, अभी बलोचिस्तान के बारे में जो लेजिस्लेशन हुई, जो कि उनकी एमपीएस की जो सीट बढ़ी हैं, उनके अंदर भी इनका जो एटीट्यूड है बड़ा नॉन कोऑपरेटिव। बिल्कुल, वो सिर्फ इसलिए कि वो चाह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल है ये हम इनिशिएट करें और इसका क्रेडिट हमें मिले। हालांकि ये गवर्नमेंट है, इनको खुश होना चाहिए कि अपोजिशन जो है वो कोऑपरेट कर रही है, और कोऑपरेशन करके ऐसा बिल जो है पास करने की कोशिश की जा रही है जो कि कौमी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान की जो महरूमियां हैं उनको अफसोसनाक सूरत हाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। एक ब्रेक का वक्त है सर, मैंने ब्रेक पे जाना कि काजी साहब से ये पूछना, जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, कि इनकी पार्टी के जो लीडर हैं, जो इस वक्त वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो जितने रिफॉर्म्स की बातें करते थे और जिसकी बेसिस के ऊपर मेजॉरिटी ने उनको वोट किया, वो सब रिफॉर्म्स कहां पर हैं? उन रिफॉर्म्स का कोई ड्राफ्ट ही दिखा दें। उन जो रिफॉर्म्स पर कमेटीज बनी थी उनमें से कई डिसबैंड हो गई हैं, वो क्या मामला वहां पर चल रहा है, वो कौन सी ट्रक के बत्ते के पीछे हमें लगाया गया, ये पूछते हैं आके स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट काजी अहमद साहब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताना है हमें कि कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे वो चले मिड वे ही पहुंच गए हैं। काजी साहब कोई 3-4 बता दें।
जी बिल्कुल, मैं बाजवा साहब उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करूँगा, आपने मुझे 1 मिनट देना है। देखें, बड़ी हैरानगी होती है कि NRO की बात वो जमात कर रही है और वो शख्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कर रहा है कि जिनकी वजह से NRO इंट्रोड्यूस हुआ था इस मुल्क में। वो लोग बातें कर रहे हैं जो 10 साल मुल्क से बाहर रहे और डीलें करके वापस आए, वो आज NRO की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे सीरियसनेस की बात हो रही है। नैब ऑर्डिनेंस, अभी मेरे भाई बैरिस्टर साहब ने कहा कि हुकूमत का काम है बिल लेकर आना, हम लेकर आए, पार्लियामेंट में कमेटी बनी। आज तक मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी ने तो फिर भी कुछ ना कुछ इनपुट दिया, नून लीग की तरफ से अभी तक नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर इनपुट ही नहीं दिया जा रहा। ये इनकी सीरियसनेस है। PAC की बात आपने खुद कर दी कि इनके पास उसका कंट्रोल है, ये हुकूमत को रोक सकते हैं अगर कोई गलत काम हो रहा है, उस पर आप देख लें कि इनकी क्या सीरियसनेस है। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि रिफॉर्म्स की बात, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा सेक्टर है बाजवा साहब जिसमें रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही या जिसके ऊपर रिफॉर्म्स के हवाले से काम नहीं शुरू हुआ? क्या ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात नहीं चल रही? कौन सा क्या इस टाइम पे एजुकेशन में एक सिलेबस लाने की बात नहीं चल रही? ब्यूरोक्रेसी में सर पहले बता दें मुझे, ये अंदर जो पुलिस में बता दें, ब्यूरोक्रेसी में बता दें, जिसपे इमरान खान साहब हर तकरीर में सबसे पहले बात किया करते थे। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी में जो हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हवाले से हमने बाकायदा टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स बनाने के बाद उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए कि ये चीजें हैं जो हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी में ठीक करने की जरूरत है, इसमें हमें इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से ठीक करने की जरूरत है। 20 साल से जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया हुआ उनको नौकरियों से फारिग करने की जरूरत है। फिर यही ऑपोजिशन सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर शोर डालती है कि आप किस तरीके से लोगों को रिटायरमेंट एज से पहले फारिग कर सकते हैं, इसमें सजा और जजा आप किस तरीके से ला सकते हैं। देखिए, बात यह है कि रिफॉर्म्स गवर्नमेंट का लाना, हम इसी एम्बिट के ऊपर, इसी वादे के ऊपर हम हुकूमत में आए हैं बाजवा साहब। हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो हम उसी तरीके से रिजेक्ट होंगे जिस तरीके से पीपल्स पार्टी रिजेक्ट हुई। हुकूमत बने तकरीबन 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए हुकूमत बने, वोट से ज्यादा एक हल्के में नहीं ले सके। हमने एजुकेशन, सेनेटर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, चले आज भी आप देख रहे हैं सीरियसली वैसे काजी साहब नहीं समझ आई, मैंने तो पूछा आए कौन से? 2 साल हो गए तकरीबन आपकी हुकूमत बने हुए, अभी तक। अब सबसे पहले सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की बात कर लेते हैं, बाकी तो छोड़ ही देते हैं सारा कुछ। वो आप जो कह रहे हैं कि वो एक इशरत हुसैन साहब और दूसरे नासिर दुरानी साहब, वो तो पता नहीं कहाँ गए, उनका किसी ने बताया तक नहीं कि वो गए कहाँ पे, उनकी जगह पे कौन उसको वो कर रहा है। इशरत हुसैन साहब ने अब तक किया क्या है, उस हवाले से कोई एग्जैक्ट अगर आप मुझे बता देते कि इस डेट को ये बिल टेबल होने लगा है या ये हमारे प्रपोजल्स हैं, उस हवाले से ब्रीफली अगर आप बता दें काजी साहब। बाजवा साहब, आपके शो के ऊपर मैं एक सवाल रखता हूं आपके सामने कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट, मुझे दुनिया में एक बता दें जिसने 2 साल में टर्न अराउंड कर दिया हो। हमने बहुत सारे इदारों को रिफॉर्म किया है, क्या हमने रेलवे को रिफॉर्म नहीं किया? क्या हमने SNGPL को रिफॉर्म नहीं किया? क्या हमने आके आपकी डिस्कॉर्स को रिफॉर्म नहीं किया? अब मुझे मौका दें, रिप्लाई करना चाह रहे हैं जी शाहीन खालिद साहब। टॉक हियर, किस चीज को रिफॉर्म किया? जी बताएं। ये सर ये समझते हैं कि जो रिफॉर्म के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब आके बात कर जाते हैं, इनके लिहाज से वो बात हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जीरो फॉलोइंग, जीरो कंप्लायंस, कोई ये काम नहीं हुआ। इनको पूछें कि इन्होंने कौन सी रिफॉर्म की है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाया है। मैं भी यही पूछ रहा था। प्राउड ऑफ रेलवे, फॉर गॉड सेक, इफ यू आर प्राउड ऑफ दिस रेलवे। सेनेटर साहब, मैं यहीं पे आपसे ये सवाल रखता हूं, आप कहते हैं कि कोई एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, मैं और कहीं जा नहीं रहा। आप बताएं कि जो हमने वादा किया था, सर मेरी बात सुने, सबसे पहले तकरीर में जिस रिफॉर्म का जिक्र इमरान खान साहब करते थे ना, वो पुलिस रिफॉर्म के हवाले से बात की। क्या हमने काजी साहब 1 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा। 40,000 बंदा इंडक्ट नहीं किया, ये रिफॉर्म नहीं होती। डॉक्टर्स मौजूद भी थे, क्या हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स नहीं लेकर आए? अकबर भाई चलें 1 मिनट, ठीक है, मुझे 2 मिनट कर ले फिर मैंने। देखिए जी, मैं सवाल उठाता हूँ, अगर हम इन्हें कहेंगे ना कि अपने मंशूर की तरफ जाएं तो ये कहेंगे अभी तो 2 साल हुए हैं, 3 साल बाकी हैं। इन्होंने एक 100 डेज प्लान दिया था। अच्छा, 100 डेज प्लान के अंदर ये था कि 90 दिन में ये मुल्क करप्शन फ्री हो जाएगा। अच्छा, अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान, ये हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। अच्छा, इन्होंने कहा था मिनिस्टर्स हम सिर्फ 18 रखेंगे, अब 18 के करीब मामरीन खसूसी हैं, मुशीर अलहदा और 50 के करीब मिनिस्टर्स इनकी कैबिनेट वो अलहदा। अच्छा, इन्होंने कहा था जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा, कहाँ पे गई? इन्होंने कहा था हम कर्जा लेना छोड़ देंगे। हमने जो 5 साल में कर्जा लिया है, इस हुकूमत ने 1 साल के अंदर ले लिया। ये कहते थे पेट्रोल के ऊपर जी जगह टैक्स है, PMLN की हुकूमत 24 रुपये 1 लीटर पे ले रही थी जगह टैक्स,
ये 45 रुपए 1 लीटर पे ले रहे हैं जगह टैक्स। अच्छा, बिजली की कीमतें, एक सेकंड जी, बिजली की कीमतों के ऊपर इन्होंने जितनी कीमतें बढ़ा दी हैं, मुझे बताएं, हमने सब्सिडी दी बिजली पे, तो मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अब मुझे एक नैब कानून के हवाले से वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया, ये काजी साहब ने कहा, आज एक उस पे भी जरा मैं भी उस पे आता हूं, रिप्लाई कर दें। 100 डेज का जो प्लान था ना, अब 7 एक मिनट, एक सेकंड जी, अब आपके 750 डेज हो गए हैं, 650 दिन ऊपर हो गए हैं, इसमें अब आपने हमें जवाब देना था। गवर्नर हाउसेज आज भी इस्तेमाल होते हैं, वजीर आला हाउसेज आज भी इस्तेमाल होते हैं, आज भी 5-5 आईजी तब्दील होते हैं। आपने ये जो रिफॉर्म्स लेके आनी थी, रिफॉर्म्स वाला पंजाब से भाग गया हुआ है यहाँ से। अब मुझे बताएं, आप जिनके तर्जुमान हैं, उसका क्या ताल्लुक था पीटीआई के साथ? वो जुमा 8 दिन पहले जनूबी महाज सुबह से आपकी जमात के अंदर आया, वो बंदा 2 साल में एक लफ्ज नहीं बोल सका, इसलिए आपके साथ साथ 60 और तर्जुमान रखे हुए हैं। ये है पीटीआई ब्रांड? ये था पढ़े लिखे लोगों का आना, जो गूंगे हों, जो कुगू कोड़े हों, जिनसे मुंह से बात ना की जा सकती हो, कोरोना जैसा पेंडेमिक आया हो, मुझे एक लफ्ज इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से बताएं, ये थी आपकी कैबिनेट? नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं बोलते थे, नहीं छोड़े, नहीं ऐसा नहीं छोड़ दो इस बात को, नहीं बोलते थे तो ना तर्जुमान तो मैं आज की बात कह रहा हूं। और इनकी सिलेक्टेड काजी साहब, मुझे सिलेक्टेड हुकूमत का तासुर ये है, काजी साहब, मैंने सारे तो एक छोटा सा सवाल के जरिए हुकूमत चल रही है। काजी साहब, मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा था, मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा था काजी साहब, जो 100 दिन में काम होना था। काजी साहब देखें, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगी डिबेट, फिर ये बात इधर की ना उधर की किसी की बात समझ नहीं आएगी। 2017 की करप्शन की बात की काजी साहब, आपने साउथ पंजाब की सूबे की बात की, आप लोग नारे मारते रहे, हम लोगों ने साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट ओपन किया, हमने वहां पे काजी अहमद साहब, आपके अपने पार्टी काजी अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? आपके एमएनएज उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि गलत है। बैरिस्टर साहब, मुझे एक टाइम दे दें। काजी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, मैंने बड़ा सिंपल सी गुजारिश की थी, ये खबे सजे हम जाते ही नहीं है, हम स्ट्रेट जो इमरान खान साहब जहां पे जाते थे हम वहां पे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, पंजाब में, चले ब्यूरोक्रेसी भी निकाल देते हैं, पुलिस में कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं अब तक? आप ये कह रहे हैं कि क्या 2 साल में नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं आप? मैं बाजवा साहब आपको यहाँ पे एक अर्ज करता चलता हूँ सर कि ये बैरिस्टर साहब को भी साथ ले लेते हैं, सेनेटर साहब को भी और आपको भी। अच्छा। और आप जिस डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं और वहां जाके आप पूछ लें डीपीओ से, अपने एडिशनल आईजी से और आईजी से कि इस टाइम पुलिस के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अंदर रिफॉर्म हो गए, पता ही नहीं चला। पहले तो वहीं पे डिफरेंस फील हो जाए। एक बात तो मुझे ये बताया ना कि ये 4 आईजी पर तब्दील करने की जरूरत क्या थी? दूसरा सवाल मेरा, ये ऑन रिकॉर्ड हर अखबार के अंदर कर सकते हम अपने सिस्टम के तहत काजी साहब हुकूमत को चलाना चाह रहे हैं। साहब, इमरान खान साहब ये जो अभी लाहौर आए, ये पुराने लोग, इमरान खान साहब जो लाहौर आए, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कहा कि जो रुकने कौमी सूबाई असेंबली हैं, इनके जायज काम कर दिया करें। हर अखबार के अंदर ये खबर चली, इसकी कोई तरदीद नहीं आई। आप मुझे ये बताइए कि वजीर आजम आईजी को कहे कि मेरे एमपीए का जायज काम कर दिया करो, तो मेरे जैसा आम बंदा, इसका मतलब है उसका जायज काम तो हो गया। फिर सिंपल सी बात है, ये रिफॉर्म्स है। नहीं देखें, इस बात को अब आप गलत रुख दे रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि जायज काम कर दिए जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात है? जायज काम तो सर बगैर कहे हो जाने चाहिए। जायज काम तो वजीर आजम को कहने की जरूरत है क्या? जायज और नाजायज काम करें। अच्छा, सेनेटर शाहीन खालिद साहब, खैर बकौल काजी साहब के रिफॉर्म हो चुकी है पुलिस, वो पता ही नहीं चला, वो 12-20 में से रिफॉर्म हो गई है, वो समझ ही कुछ नहीं आ रही यार। सर नहीं, आपका आर्गुमेंट आ गया है, वो आवाज का थोड़ा सा डिले आ जाता होता है। मैं सेनेटर शाहीन खालिद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जो क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब गवर्नमेंट, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स हम ला चुके हैं। आप वो चैलेंज दे रहे हैं आपको ओपन कि आप कहीं चले जाएं, ये वो कह रहे हैं हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम आईजी चेंज करें, चीफ सेक्रेटरी चेंज करें, सेक्रेटरी चेंज करें। हम तो ठहरे अपोजिशन, तो हम तो ज़ाहिर इनके कीड़े निकालेंगे इन चीजों के। मुझे ये बताइए कि ये खुद मुतमिन है अपनी गवर्नमेंट से? ये जो सारी चेंजेस, आईजीज की चेंजेस, आप इनको बताएं कि पंजाब में इन्होंने पुलिस में कितने आईजीज चेंज किए, सेक्रेटरी कितने चेंज किए आपने? इनसे जरा पूछिएगा। हर डिपार्टमेंट और इवन प्राइम मिनिस्टर जब पंजाब में आते हैं और वो अपना, ये जरूर है कि वो बुज़दार साहब के लिए जरूर कहते हैं, बिकॉज़ ही डजंट वांट टू चेंज हिम। वो आप कहते हैं कि बुज़दार इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, बट देन ही सेज ही इज नॉट कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। सर ये खुद मुतमिन नहीं है। इनको बोलें, कसम उठा के बताएं कि क्या ये मुतमिन है पूरे फेडरल में या पंजाब में अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से? खुदा के लिए मियां सर,
जब खान साहब आए थे सेनेटर साहब अगर हम मुतमईन ना होते तो आपके 25 एमपीए हमारे साथ राब्ते में होते। मुतमईन तो आपकी तरफ के लोग नहीं है, हमारे लोग तो मुतमईन है। अवाम से उन्होंने कमिटमेंट की तो पहला फिक्रा उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी अवाम से वादा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हुआ था कि ये बात कहने की जरूरत खान साहब को क्यों पड़ी है कि झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। सर खान साहब मुसलसल उस वक्त से झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल। और खान साहब नहीं, इन बेचारों की खान साहब की वजह से इनकी पूरी कैबिनेट को झूठ बोलना पड़ता है। वो कमाल है, कोई कमिटमेंट, कोई वादा। चलो सर, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा के चौधरी बरादरान के खिलाफ कुछ उनके बकौल नए केसेस हैं। चौधरी बरादरान कहते हैं पुराने केसेस हैं, और उनके तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत हमारे खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग कर रही है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को क्या ज़रूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग करने की? इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नैब ने जो अपनी रिपोर्ट चौधरी बरादरान के हवाले से कोर्ट में जमा कराई है, उसमें दावा किया गया कि 1985 में उनकी और उनकी फैमिली के 21 लाख के असासे थे, और कहा गया कि परवेज इलाही और फैमिली के असासों में 4 अरब 69 लाख का इजाफा हुआ है। अब तर्जुमान जो हैं चौधरी बरादरान के, वो कह रहे हैं कि नैब की उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक रिपोर्ट पर नैब जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काजी साहब, वैसे तो आप बात कर रहे थे, मैंने बैरिस्टर साहब की तरफ जाना था, लेकिन इसको ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आप पर इल्ज़ाम आपके इत्तेहादियों की तरफ से आ रहा है, पहले तो अपोजिशन की तरफ से था, अब इत्तेहादियों की तरफ से इल्ज़ाम आना शुरू हो गया है कि पुराने केसेस हमारे खिलाफ खोल दिए गए हैं क्योंकि कुछ इशूज़ पर हमने वो लाइन टो नहीं की जो वज़ीर आज़म की थी, और इस वजह से नैब के पुराने केसेस हमारे पास दोबारा खुले हैं। नहीं बाजवा साहब, देखें पहले तो ये बात यहीं पे गलत साबित हो जाती है कि उन्होंने कौन से इशू पे हमारी लाइन टो नहीं की। वो हमारे इत्तेहादी हैं, पंजाब में भी, मरकज़ में भी, और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने बड़ी खुल के वो सामने आए हैं। उन्होंने आके स्टेटमेंट्स दी हैं और हमेशा गवर्नमेंट को मजबूत किया है। दूसरी बात यह है कि ये तो पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम पे बात बता दूं कि चीज़ भी उन्होंने लाइन टो नहीं की। पुराना मामला है, इसको दोबारा उठाया जाना हम भी उसके साथ इत्तफाक नहीं करते। और फिर चौधरी बरादरान का हाई कोर्ट में जाना, और फिर हाई कोर्ट की अब जो भी रूलिंग इस हवाले से आएगी, आज भी उस पर, कल भी उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक वैसे ही एक स्टाइल भी बन गया है, एक फैशन बन गया है कि नैब जिसके ऊपर भी हाथ डालती है तो कहा जाता है कि जी ये नैब न्याजी नेक्सिस है, और जब वही नैब उनको उसमें ज़मानत मिल जाती है तो फिर वो एक नया नारा निकल आता है कि जी ये तो देखे ना, ये नैब का कानून ही गलत है, इसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो लिहाजा ये इन चीज़ों से कुछ हासिल वसूल नहीं है। जिसने गलत काम किया उसको सज़ा मिलेगी, जिसने गलत काम नहीं किया वो काजी साहब, नैब के कानून को खत्म होना चाहिए या एटलीस्ट कुछ चेंजेस ही होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए जी। मैं ये समझता हूँ कि जो नैब का कानून है उसमें तमाम पार्टियों को अपना इनपुट देना चाहिए और एक मजबूत किस्म का नैब का कानून सामने आना चाहिए, जिसमें उड़ती खबर ये भी आ रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ना बचे। उड़ती खबर ये भी आ रही है कि जो लॉ में चेंजेस करने की सोच रही है आपकी हुकूमत, चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तरदीद करेंगे, तायद करेंगे, ये एक खबर चल रही है, एक मामला चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 2 साल की एक्सटेंशन हो सकती है, मुतवक्के है। जो हुकूमत इस वक्त नैब कानून लाना चाह रही है उसके मुताबिक, अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये बात सामने आ रही है, कुछ जराए ये बात कंफर्म कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर ऐसा एग्जाम हो गया तो वो डिफेंडेबल है क्या आपकी नज़र में? जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो हुकूमत की है, उसने अपना इनपुट देना है। अगर मुत्तफ़िका तौर पे ये बीच में क्लॉज डाली जाएगी कि उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है तो फिर वो क्लॉज डलेगी, और अगर कानूनी तौर पे एक्सटेंशन देने का इख्तियार होगा तो हुकूमत अगर उसको इस्तेमाल करना चाहे तो उसको इस्तेमाल करने का सही हो गया। अच्छा, सेनेटर शाहीन खालिद साहब, मुझे एक बात ये बताइएगा, जो अभी बात कर रहे थे काजी साहब भी, मैं ओवरऑल वैसे एज अ स्टूडेंट समझना चाहता हूँ। नैब में 100 तरह के फ्लॉज होंगे, कानून में सुकम होंगे, चेंजेस होने चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ये बात की बात, लेकिन जिस पे भी हाथ डाला जाता है, जिसको भी नैब पकड़ती है वो मजलूम है आगे से। इधर किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, कि ये किस किस्म की लॉजिक है, ये मुझे समझ नहीं आती। देखिए भाई साहब, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जैसा मुल्क में एक एहतसाब का एक बेहतरीन अदारा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा अदारा होना चाहिए, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है।
बात वहां खराब होती है जब इस इदारे को कोई हुकूमत अपने मकासद के लिए यूज करती है, तब ये एक किस्म का पेनफुल, और लोग जो है ये इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि इस इदारे को खत्म कर देना चाहिए, इसमें तब्दीली लानी चाहिए तकलीफ के लिए। तो सर हमने पिछले 2 साल में ये देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इवन आपके जो पीछे जो 2-3 दिन पहले जो चीफ जस्टिस साहब के जो कमेंट्स हैं, जो उनकी जो उन्होंने इजहार ख्याल किया नैब के बारे में, मेरा ख्याल है किसी के लिए उसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने कंप्लीट चार्जशीट नैब के बारे में बता दी है, और वो एक ऐसा इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा आला तरीन इदारा है। उन्होंने अगर ये बात कही है तो मेरा समझता हूँ कि मेरे जैसे आदमी के लिए या किसी के लिए उसको और एंडोर्स करना शायद उसकी जरूरत नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि इस इदारे को मिस यूज किया जा रहा है, अब उसके लिए क्या करना है, बात यह कि आगे हमने इसको करना क्या है। अब देखिए ना, इन्होंने खुद कहा अभी कि जनाब सब मिलके बैठते हैं, ये करते नहीं, तो हुकूमत है, हुकूमत को फौरी तौर पे, जबकि इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है इस चीज के लिए तैयार है कि इस इदारे को जो भी करना है यूनानिमस खत्म करना है, इसमें रिफॉर्म्स लानी है, जो भी करना है मिलके वो सब कुछ किया जाए। सेनेटर साहब चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं मिसयूज किया जाता है, तो अब तक जितने केसेस खोले हैं, जितनी इंक्वायरीज खुली हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशन जो रेफरेंस में तब्दील हुई हैं, वो तमाम मिसयूज के ही नतीजे हैं। कोई उनमें से एक ऑथेंटिक नहीं थी, कोई उनमें से एक लेजिटिमेट नहीं थी, क्योंकि सब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ गलत खुली है। जब मेजॉरिटी मिसयूज होगी तो अगर 1-2 कहीं ठीक भी है तो उसके बारे में भी शक किया जाएगा। और सिर्फ मिसयूज नहीं हुई, खास तौर पे गवर्नमेंट ने उस प्रोसीजर को पहले अनाउंस करके, आप देखिए पिछले 2 साल में क्या हुआ कि इनके वज़रा जो हैं वो अनाउंस करते रहे हैं कि अभी देखिए अब हम उसको पकड़ाएंगे, अभी वो पकड़ा जाएगा, जबकि ये बार-बार वो टार्जन शार्जन की बातें भी चलती रही यहाँ पे। बैरिस्टर साहब, आप जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो इस वक्त चेयरमैन नैब हैं, ये आपकी पार्टी की तरफ से नाम आया था जब इनको अपॉइंट करना था, तो अब ऐसा अचानक वो हुकूमत ये सवाल पूछती है कि नैब में तो हमने प्रोसिक्यूटर भी अपनी मर्जी के नहीं लगाए हुए, तो चेयरमैन भी आप लोगों ने लगाया हुआ। एक तो बात ये, और फिर तीसरा वही मेरा सवाल जो मैं सेनेटर साहब से पूछ रहा था, उसको भी काइंडली रिप्लाई कर दीजिएगा कि जो पकड़ा जाए वो मजलूम है, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है कि जिसने कोई किसी किस्म की कोई चोरी की है। पहली बात तो ये होगी, गवर्नमेंट मान गई, ये हर उस बंदे को एक्सटेंशन देते हैं जिसे पिछली हुकूमतों ने बनाया है, तो फिर पिछली हुकूमतें बुरी क्यों थी भाई? अगर वो बंदे भी अच्छे लगा रही थी, आपको उनके लिए उन्हें एक्सटेंशंस भी देना पड़ रही हैं, कानून बनाने पड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम बुरे कैसे हो गए? आपसे पूछ के हम बुरे कैसे हैं? कह रहे हैं एक्सटेंशन करनी पड़ी तो आपसे मशवरा करेंगे, जब करेंगे तो फिर बताएंगे। दूसरी बात, आपने जो नैब के बारे में कहा, देखें नैब के बारे में मैं कहूँ या सेनेटर साहब कहें, आपने कहा माननी थी। हम तो 21 साल से ये रोना रो रहे थे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। हमारी पार्टी सबसे पहले टूटी थी, 27 सब में इलेक्टेड पीपल्स पार्टी के तोड़ के पैट्रियट बनाया गया था, और जब वो पैट्रियट बनाया गया था तो एक वोट से मुशर्रफ की हुकूमत बनी, और पीएमएलएन को तोड़ के पीएमएलक्यू बनाया गया और किंग्स पार्टी घड़ी गई। अच्छा, उसके बाद अब ये पूरी हिस्ट्री जस्टिस बाकर के फैसले के अंदर आ गई है, 21 साल की नैब की हिस्ट्री। अब ये मेरी बात नहीं, आपकी नहीं है। 2-4 केसेस अगर ठीक हों भी तो भाई जो 96 गलत हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए कि आपने धज्जियाँ उड़ा दी, मुझे वो कानून बताएं जिसमें 90% जुल्म हो रहा हो और 10% अगर दुरुस्त भी हो तो आप उसकी हिमायत करेंगे कि जी ये दुरुस्त है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कानून नहीं। दूसरी आपको मैं कानूनी बात बताता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के या एंटी करप्शन के इदारे हैं, हमारे पास FIA है, हमारे पास एंटी करप्शन है, ठीक है। अब आपको अगर एहतसाब करना है तो एक इदारा बना दें, या FIA को सारी पार्स दे दें या एंटी करप्शन को दे दें, या अगर नैब बनाना है इन दोनों इदारों को उसके अंदर जम कर दें। और इसके साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एहतसाब के नैब के कहने के ऊपर, सर तो सारा कुछ ही तो प्रोग्राम का असल में वक्त खत्म हो रहा है। फिर जज को भी सारा कुछ नया बनाना है, जर्नैल को भी तो बनाए ना, कोई बात नहीं है। वही तो वो कह रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाने आए हैं यार। आप नए नए तजर्बे करके क्रिकेटर को वजीर आजम बना देते हैं, वही तो वो कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनाने आए हैं। हो गया एक नया कानून बना के अच्छा एहतसाब। चले सर, बड़ी प्रोग्राम का समय वक्त खत्म हो गया, लेकिन बड़ी बेसिक सी बात ये है कि जब तक कंसेंसस तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स में, तब तक ये नए बनाने वाले काम कुछ हो नहीं सकते। और कम अज कम मैं तो इतनी बात करूंगा, और कुछ नहीं, ऑपोजिशन अपने अंदर तो आजकल कंसेंसस पैदा कर ले। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन, ये डिबेट आपने देखी, फैसला आपने खुद करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।